Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav, and today I am here with the fifth lecture of digital communication. And the today's topic is numerical of bandpass signal. Suppose one numerical is here. That is, a bandpass signal has a spectral range extend from 20 kilohertz to 82 kilohertz. Find out the acceptable range of sampling frequency fs. ठीक है, तो कभी भी अगर बैंड पास सिग्नल का कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 82 किलोहर्ट्ज है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इसके लिए ड्रॉ करना होगा। क्लियर है, जैसा आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो जब हम इसके लिए स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है वो जीरो के पॉजिटिव साइड भी एज वेल एज जीरो के नेगेटिव साइड भी ड्रॉ किया है। तो इसको हम लोग कहते हैं डुअल साइडेड स्पेक्ट्रम। इसे हम कहते हैं डुअल साइडेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, डुअल साइडेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हमारा अपर साइड बैंड कहलाता है, ये हमारा लोअर साइड बैंड कहलाता है, ये हमारा लोअर साइड बैंड कहलाता है। ये आप लोगों ने देखा ही होगा, ये हमारा अपर साइड, ये हमारा अपर साइड बैंड है और दूसरे साइड हमारा लोअर साइड बैंड है। तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि अगर यहाँ पे मैंने दो स्पेक्ट्रम ड्रॉ किए हैं तो ये अलग इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा, ये अलग इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा। दोनों स्पेक्ट्रम के पास एक इन्फॉर्मेशन होती है, ये सिर्फ उसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एफएच, देन एफएल, देन वी हैव टू फाइंड आउट बैंडविड्थ। तो सबसे पहले हम लोगों ने एफएच निकाल लिया, देन एफएल निकाल लिया, देन एफएच माइनस एफएल हमने बैंडविड्थ कैलकुलेट कर दिया। एंड देन द सेकंड पॉइंट इज वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज एम। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर m इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर m इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या देखा था, fh डिवाइड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था, एक रिलेशन था। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे fh हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है और दोनों के बीच की जो हमारी बैंडविड्थ है वो हमें 62 किलोहर्ट्ज दी। ठीक है, तो जब हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे दैट इज 82 किलोहर्ट्ज डिवाइड बाय 62 किलोहर्ट्ज, देन वी गेट 1.32। ठीक है, ये 1.32 कोई डायमेंशन नहीं है, ये कोई डायमेंशन वाली क्वांटिटी नहीं है, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है क्योंकि एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1.32 है तो इस पॉइंट के पहले वाले इंटीजर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू वो हमें 1 कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें थर्ड पॉइंट क्या निकालना होता है, थर्ड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है रेंज ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। रेंज ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोगों को पता है कि हम इस रिलेशन का यूज करते हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। यहाँ पे जो fh है वो 2fh डिवाइड बाई k, ये हमारी लोएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। 2fl डिवाइड बाई k माइनस 1, ये हमारी हाई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये हमारा k नहीं, ये हमारा m है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये हमारा m है, ये हमारा m है। m इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम fh की वैल्यू यहाँ पे 82 पुटअप करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं fh की वैल्यू मैंने 82 पुटअप किया, m की वैल्यू मैं यहाँ से 1 पुटअप करूंगा। सेम fl की वैल्यू हमें 20 पुटअप करनी होगी यहाँ पे, और m की वैल्यू हमें 1 पुटअप करनी होगी। तो यहाँ से मुझे मिल गई इनफाइनाइट और यहाँ से मुझे मिल गई 164 किलोहर्ट्ज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की जो लोएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू हमें 164 किलोहर्ट्ज लेंगे, और हाईएस्ट तो वो कुछ भी हो सकती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग इसलिए की जाती है ताकि सैम्पलिंग थ्योरम इसलिए अप्लाई किया जाता है तब ताकि हम ये जज कर पाएं, ताकि हम ये कैलकुलेट कर पाएं कि हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की जरूरत कितनी होगी। समझ में आया? अदरवाइज हम जितनी ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसको प्रोवाइड करें वो आराम से सैंपल हो जाएगा, लेकिन हमें फाइंड आउट करना रहता है कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो जो भी सैम्पलिंग थ्योरम है वो सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम ये कैलकुलेट कर पाएं कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, सिग्नल को सैंपल करने के लिए हमें लोएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी यूज करनी होगी। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें फाइंड आउट करनी थी लोएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या रेंज ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से आप रेंज बता सकते हैं कि ये हमारी रेंज होगी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की, और लोएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 164 किलोहर्ट्ज होगी। ठीक है, ओके, अगर हम एक सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में गिवन है mt इक्वल्स टू 10 cos 2000 pi t
मल्टीप्लाइड विथ कॉस 8000 पाई टी। ठीक है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बाय कंसीडरिंग लो पास सैम्पलिंग थ्योरम एंड देन लो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बाय कंसीडरिंग बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे mt की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले mt की वैल्यू हम मेंशन कर लेते हैं। mt इक्वल टू गिवन है 10 cos 2000 पाई टी डॉट cos 8000 पाई टी। आप यहाँ पे देखेंगे कि दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, एक ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है और एक ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। दोनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लिकेशन में जुड़े हुए हैं। तो कभी भी अगर दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लिकेशन में जुड़े रहते हैं, सबसे पहले हमें उसे कन्वर्ट करके एडिशन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2 cos a cos b के फॉर्म में, तो सबसे पहले 2 cos a cos b इक्वल्स टू हम जानते हैं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। सबसे पहले बाय यूजिंग दैट मैथमेटिकल रूल हमें इसे एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसे एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा, 5 जब हम कॉमन निकालेंगे तब ये 2 cos a cos b के फॉर्म में आएगा। तो 5 हमने कॉमन निकाल लिया, अब क्या हो जाएगा cos a प्लस b मतलब दोनों का एडिशन हो जाएगा। दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख लिया 10,000 पाई टी, क्लियर है, और प्लस cos a माइनस b, क्योंकि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो मैं इसको a मान लेता हूँ। 8000 माइनस 2000 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6000 पाई टी। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को जब हम ओपन कर देते हैं तो अब क्या हो गया, 5 cos 10,000 पाई टी प्लस 5 cos 6000 पाई टी। अब हमें यहां से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालना है, यहां से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालना है। हम जानते हैं कि ये वाला जो टर्म होता है वो होता है 2 पाई एफ टी। ठीक है, तो जब 2 पाई एफ टी से इसको रिलेट करते हैं, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2f इक्वल टू 10,000, दैट इज f1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, f1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 5000। ठीक है, वैसे यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से हमें f2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, f2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 3000। ठीक है, तो अगर हमें बोला गया कि यू हैव टू कंसीडर लो पास सैम्पलिंग थ्योरम, तो हम जानते हैं कि जब भी सिग्नल हमारा लो पास सिग्नल होता है या जब हमें लो पास सैम्पलिंग थ्योरम का यूज करना होता है, उस समय जो हमारे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम सैम्पलिंग जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफएम होती है। ठीक है, एफएम दैट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, कुछ जगह इसे एफएच भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कौन सी हाईएस्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5000 हाईएस्ट है, तो सीधे सीधे इस एफएम की जगह आपको ये 5000 पुट अप करना होगा। तो जब आप लोग 5000 पुट अप करेंगे देन यू गेट ट्वाइस ऑफ 5000 दैट मीन्स एफएस इक्वल्स टू आप लोगों को मिल जाएगा 10,000। एफएच इक्वल टू आप लोगों को कितना मिल गया, 10,000। अगर आप लोगों से मिनिमम पूछा जाएगा, मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तो आप ग्रेटेस्ट साइन हटा दीजिए, तब आप लोग सिर्फ लिखेंगे एफएस इक्वल्स टू 10,000 हर्ट्ज, या इसको हम कह सकते हैं 10 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अगर आप लोगों ने सैम्पलिंग थ्योरम फॉर लो पास फिल्टर का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि जब भी हम एफ एस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ एम लेते हैं तो उस एफ एस को कहा जाता है नाइक्विस्ट रेट। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एस एक नाइक्विस्ट रेट है, इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को आप नाइक्विस्ट रेट भी कह सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब सेकंड पॉइंट, अब सेकंड हमें क्या बोला गया है कि यू हैव टू कैलकुलेट मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग द बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम। ठीक है, तो अगर बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम हमें यूज करना होगा तो बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम हमें यूज करना होगा, तो हमें पता है कि बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एफ एच निकालना होता है, देन एफ एल निकालना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो भी हमें क्वेश्चन गिवन था, यहाँ पे ये दोनों में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो हमारा 5000 है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है यहाँ पे 3000 है। तो सबसे पहले हम दोनों की वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। एफ एच इक्वल्स टू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एफ एच की वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं 5000 और एफ एल की वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं 3000। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, बैंडविड्थ इक्वल्स टू क्या होता है, बैंडविड्थ इक्वल्स टू होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो हम जब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2000 हर्ट्ज। ठीक है, हमें यहाँ पे बैंडविड्थ की वैल्यू मिल गई 2000 हर्ट्ज। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर m की वैल्यू क्या होती है, कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर m इक्वल्स टू होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट डिवाइड बाय
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट डिवाइड बाय बैंडविड्थ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है 5000, ठीक है, और बैंडविड्थ की वैल्यू है 2000। दोनों को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ पे 2, तो m की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी 2। बात समझ में यहाँ तक? तब अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे m की दो वैल्यूज को पुट अप करना पड़ेगा। इसके बाद हमें, मैंने आप लोगों को एक टेबल बताया था, एक टेबल हमें बनाना होता है। इसके बाद हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब टेबल किसके रिस्पेक्ट में होता है? सबसे पहले हुआ हमारा ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 2fh डिवाइड बाई m, ठीक है। अगला क्या होता है? 2fl डिवाइड बाई m-1, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? m की वैल्यू, ठीक है। हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमारी क्या आई थी? इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिली थी? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से मिली थी m इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो भी वैल्यू है हम इसको पुट अप करते हैं। सबसे पहले m की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 1। जब m की वैल्यू 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा? ये ट्वाइस ऑफ fh की वैल्यू हमने देखा था, fh की वैल्यू थी 5000 और यहाँ पे fl की वैल्यू थी 3000, ऐसा ही था। तो हमें यहाँ से कितना मिल गया? 10,000 और यहाँ से मिल गया हमें 6000, दैट इज 10 किलोहर्ट्ज और 6 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें लोएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिली 10 किलोहर्ट्ज और हाईएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिली। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि ये हमने सिर्फ न्यूमरेटर की बात की है, ये हमने सिर्फ न्यूमरेटर की बात की है, लेकिन जब जो m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे 1 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो 6000 बाई 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। दैट मीन्स लोएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आई हमारी 10 किलोहर्ट्ज, हाईएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आई मेरी इनफाइनाइट। अब हम अपने m की सेकेंड वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है। m की सेकेंड वैल्यू हमारी 2। हमें यहाँ पे 2 तक क्यों पुट अप करना होगा? क्योंकि जैसा हम लोगों ने न्यूमेरिकल में देखा था, अगर यहाँ पे m इक्वल्स टू 2 गिवन है, अगर यहाँ पे m इक्वल्स टू 2 गिवन है तो आप लोगों को m की वैल्यू 2 तक पुट अप करनी है। अब हम यहाँ पे m की दूसरी वैल्यू 2 पुट अप करते हैं। तो जब हम 2 पुट अप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5000 डिवाइड बाई 2 और सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3000 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 5000 और 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। यहाँ से मुझे दूसरी मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मिली। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे कितना मिला? 6 किलोहर्ट्ज, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जब हम बैंड पास सिग्नल की बात करते हैं तो बैंड पास सिग्नल के लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मेरी कहां से कहां तक मूव करेगी? मूव करेगी वो 5 किलोहर्ट्ज से लेकर 6 किलोहर्ट्ज के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पूछूं तो आप लोग मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट यहाँ पे आप बोल सकते हैं 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। ये 5 किलोहर्ट्ज क्यों आया? जब हमने उस सिग्नल को बैंड पास सिग्नल कंसीडर किया, जब हम उसे बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम से बनाए, ठीक है। जब आप लोगों ने देखा होगा जब हम उसे लो पास सैम्पलिंग थ्योरम से बनाए थे, लो पास सिग्नल के सैम्पलिंग थ्योरम से बनाए थे, तब हमें यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 किलोहर्ट्ज मिली थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से एक डाउट तो आप लोगों का क्लियर होगा कि जब भी हमें मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है तब हम बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक नाउ दिस वन इज आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक बैंड पास सिग्नल के बारे में बताया जा रहा है जिसमें f0 एक सेंटर फ्रीक्वेंसी है, उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड जो हमारा होता है वो f0 प्लस 5 किलोहर्ट्ज है, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड f0 माइनस 5 किलोहर्ट्ज है, ठीक है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो f0 5 प्लस 5 किलोहर्ट्ज है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट f0 माइनस 5 किलोहर्ट्ज है, ठीक है। यहाँ तक अब यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको ये कंसीडर करना है कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 25 किलोहर्ट्ज है और उसके बाद आपको f0 की वैल्यू को लगातार 5 किलोहर्ट्ज से लेकर 50 किलोहर्ट्ज तक चेंज करके आपको ये पता लगाना है कि किस रेंज में ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वैलिड होती है, किस रेंज में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वैलिड नहीं होती है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप लोगों को जज करने से पहले मैंने जो आप लोगों को रिक्वायर्ड स्टेप बताएं, आप सिर्फ उन्हीं स्टेप की तरफ जाइए। सबसे पहला स्टेप था कि आप लोगों को बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है, क्लियर बात यहाँ तक। तो जो भी आप लोगों को स्पेक्ट्रम दिया गया है,
इसमें यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके आप लोग बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। तो आप लोग जब हाईएस्ट FH माइनस FL करेंगे, जब आप लोग FH माइनस FL करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं जब आप लोग FH माइनस FL कर रहे हैं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, यहाँ से आपको बैंडविड्थ की वैल्यू मिल जा रही है। ठीक, देन द सेकंड स्टेप इज यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर। How can you calculate the greatest integer? By dividing the highest frequency component fh with the bandwidth of the signal. ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो भी हम लोगों ने बैंडविड्थ निकाली है, आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया है कि जो भी आप लोगों ने बैंडविड्थ निकाली है वो 10K है, और जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ पर आपको f0 प्लस 5 किलो हर्ट्स दिया गया है। ठीक है, तो f0 प्लस 5 किलो हर्ट्स डिवाइड बाई 10 किलो हर्ट्स जब आप करेंगे यहाँ तक, तो आप लोगों को m की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे f0 एक वेरिएबल है। ठीक है, और इसी वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन में रेंज प्रोवाइड की गई है 5 किलोहर्ट्ज से लेकर 50 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो 5 किलोहर्ट्ज से लेकर 50 किलोहर्ट्ज की रेंज है, हम इस रेंज को पुट अप करने के लिए एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक टेबल देख रहे हैं, इसकी वैल्यू को ड्रॉ करने के लिए हमने ये टेबल बनाया है। यहाँ पे ये f0 है, f0 की रेंज जो मैंने 5 किलोहर्ट्ज से लेकर 50 किलोहर्ट्ज तक रखी है, उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग f0 की वैल्यू को चेंज करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जब हम लोग f0 की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली fh की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि fh इक्वल टू f0 प्लस 5 किलोहर्ट्ज है। तो जैसे जैसे f0 की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे fh की वैल्यू चेंज होगी, और जैसे fh की वैल्यू चेंज होगी वैसे m की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, और जब m की वैल्यू चेंज होगी तो जो भी हमारा लोएस्ट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैंने आपको बताया था लोएस्ट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होती है 2fh डिवाइड बाई m, तो जैसे m की वैल्यू चेंज होगी ये वाला कंपोनेंट भी हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को प्रॉपर पुट अप करते जाते हैं। तो जब हम f0 की वैल्यू को 5 पुट अप करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब हम f0 की वैल्यू को 5 पुट अप करेंगे तो आप यहाँ से देख रहे हैं fh इक्वल टू होता है f0 प्लस 5। ठीक है, तो जब मैं f0 की वैल्यू 5 रखूंगा तो हमारी fh की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 5 दैट इज 10, 5 प्लस 5 दैट इज 10 हो जाएगी हमारी। वैसे ही जब हम 10 रखेंगे तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो उसी बेसिस में हमने ये टेबल ड्रॉ किया f0 के बेसिस पे fh के लिए। जैसे जैसे ये वैल्यू 5 से लेकर 10 चेंज हुई तो हमारा ये 10 से 15 चेंज हो गया। जब ये 10 से 15 चेंज हुई तो ये 15 से 20 चेंज हो गया। जब ये 15 से 20 चेंज हुई तो ये 20 से 25 चेंज हो गया। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने इस टेबल को रिप्रेजेंट किया, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब ये m की वैल्यू कैसे आई, इस m की वैल्यू को आप यहाँ से देख सकते हैं। जब हमें यहाँ पे fh की वैल्यू मिल जाएगी तो fh की वैल्यू को हम जब पुट करेंगे तो उसको 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स जो भी fh की वैल्यू होगी जब हम उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप अपने टेबल को देखिए, यहाँ पे जो भी fh की वैल्यू है जब हम उसे जो भी fh की वैल्यू है जब हम उसे 10 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे 10 बाई 10 इक्वल्स टू 1, तो हमने यहाँ पे 1 पुट अप किया। 15 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 1.5। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि इसमें है ये 1 मतलब 1.0 और ये 1 मतलब 1.5। ठीक है, दोनों में लोएस्ट इंटीजर मतलब पॉइंट के पहले 1 ही है, तो हम यहाँ पे लोएस्ट इंटीजर 1 कंसिडर किए। ठीक है, अब अगर आप लोग सेकंड वाले में सेकंड लाइन में आएंगे, जब हमारी fh की वैल्यू 15 है, ठीक है, जब हमारी fh की वैल्यू 15 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब fh की वैल्यू 15 है तो 15 कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 5 दैट मीन्स 20 बाई 10 दैट इज 20 बाई 10 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 मिल गई। अगर हम लोग 15 पुट अप करते तो यहाँ से अब 15 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू हमें 1.5 मिल जाती। तो अभी अब आप लोग अगर इस लाइन को चेक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू लिखिए 1.5, इसका लोएस्ट इंटीजर है 1, 2.0 इसका लोएस्ट इंटीजर है 2। दोनों में अगर आप लोग लोएस्ट इंटीजर को चेक करते हैं तो लोएस्ट इंटीजर आपका यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, वैसे ही जब मैं यहाँ पे 2 और 2.5 है, दोनों के पहले पॉइंट के पहले इसको 2 को अगर मैं 2.0 भी लिखता हूँ, दोनों में पॉइंट के पहले 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे तो लोएस्ट इंटीजर की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 मेंशन कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे 3 और 3.5 है तो 3 मेंशन कर सकते हैं। वैसे ही अब जैसे यहाँ पे 4.5 है और 5 है तो इस 5 को मैं 5.0 लिख सकता हूँ। अब इसके सामने लिखा है 5 और इसके पॉइंट के पहले लिखा हुआ है 4, दोनों में मिनिमम क्या हुआ 4, तो हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो इस टेबल के थ्रू हम लोग जो यहाँ पे मैंने सर्कल किया ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो जब हमें m की वैल्यू मिल जाती है तो m की वैल्यू हम यहाँ पे अपने फॉर्मूले में पुट अप करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द लोएस्ट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी।
यहाँ पे क्या होगा, पहली लाइन में हमें सिर्फ m की वैल्यू को 1 पुट अप करना पड़ेगा, तो ट्वाइस ऑफ fh की वैल्यू क्या थी, जब हम सबसे पहले 10 लेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 20, 20 बाई 1 मतलब 20 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब वैसे ही जब हम fh की वैल्यू को 15 लेते हैं, 15 बाई 1 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 30, 30 बाई 1 दैट इज 30। ठीक है, दैट मीन्स जो भी हमारी मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो लाई कर रही है 20 से 30 के बीच में। ठीक है, वैसे ही जब आप यहाँ पे m की डिफरेंट वैल्यूज को पुट अप करेंगे, है ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं ये वाली रो को कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि fh की वैल्यू हमने 30 लिया, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है, तो 60 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू हमें यहाँ पे 20 मिल गया। वैसे ही 35 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू हमें 70 मिल गया। 70 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू आप लोग कर सकते हैं 70 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 23.3 समथिंग कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23.3 समथिंग कुछ हमें वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? तो आप लोगों को सिर्फ ये कंसीडर करना है इस क्वेश्चन में कि जो भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, जैसे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में fs इक्वल्स टू 25, तो हमें ये पूछा गया है कि किस किस रेंज में ये जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वो एग्जिस्ट करेगी। जैसे आपको यहाँ पे 20 to 30 मिला है, तो डेफिनेटली जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो इस रेंज में एग्जिस्ट करेगी, तो आप लोग यहाँ पे वैलिड लिखेंगे। यहाँ पे 30 to 40 आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज आई है, हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी तो 25 है, तो वो इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये नॉट वैलिड हो गया। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इस रेंज में एग्जिस्ट करेगी क्योंकि यहाँ पे 25 है और हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 25 है, तो ये जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हुई वो इस रेंज के लिए वैलिड हुई। ठीक है, तो वैसे ही आपको सारी फ्रीक्वेंसी जो भी आपको रेंज गिवन है इसके अकॉर्डिंग आप वैलिड, नॉट वैलिड, वैलिड, नॉट वैलिड अपनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को इस रेंज से कंसीडर करके, इस रेंज के साथ कंपेयर करके आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो भी बैंड पास सिग्नल के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये कुछ कंप्लीट हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।